अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। बच्चे यहाँ पे इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब एक ही तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, तो किसी को हम मॉलिक्यूलर मास क्यों कह रहे हैं किसी के मास को, और किसी के मास को हम जो है वो फार्मूला मास क्यों कहते हैं। तो बच्चों पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस चीज़ को हम मॉलिक्यूल कहते हैं और किस चीज़ को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और फार्मूला यूनिट क्या होते हैं, तो फिर हमें फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। अपनी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसके अंदर एटम क्या होता है, एटम के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि एटम एक दूसरे से क्यों एसोसिएशन करते हैं, और जब एसोसिएशन करते हैं तो सम टाइम क्यों हम बनने वाले यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं और सम टाइम हम किसी बनने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम के एक एटम की जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। ये तो आप सबको पता है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो सोडियम के एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। और ये भी आप सबको पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा? कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होते हैं 12। अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इसको डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं। पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 थे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 आ गए, कितने हो गए? 10। अब 1 बचा है, इसके लिए हम तीसरा ऑर्बिट बनाएंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम डाल देंगे। तो ये क्या किया मैंने सोडियम का एक एटम जो है वो ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि सोडियम का जो वैलेंस ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट विद 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट विद 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन थर्ड ऑर्बिट के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी एटम हैं वो अपने वैलेंस ऑर्बिट को कंप्लीट रखना चाहते हैं। कंप्लीट रखेंगे तो स्टेबल होंगे। कोई भी एटम अकेला नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसका वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट ना हो। तो दे वांट टू बी स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए उनको क्या करना है? अपने वैलेंस ऑर्बिट को कंप्लीट करना है। अब सोडियम के पास जो वैलेंस ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नहीं है, सोडियम के पास सिर्फ 1 है। तो अगर ये किसी दूसरे एटम से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहे तो पॉसिबल नहीं है कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकाले और सोडियम को दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम के लिए बहुत आसान है कि वो अपने बैलेंस ऑर्बिट में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लेकिन ये जब तक लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को जब तक कि कोई एटम इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला मौजूद ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट ऐसे होते हैं, ये बात अब अपने जहन में बिठा लो बच्चों कि अगर बैलेंस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम के अंदर क्या ट्रेंड होगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तब
तब भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो जब भी पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उसके बाद उसके अंदर 4 के अंदर ज़्यादातर क्या ट्रेंड होता है, शेयरिंग का ट्रेंड होता है। तो आपने याद रखना है कि अगर वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल होता है। ये 2 बातें अपने जहन में बिठा लीजिए। कौन सी 2 बातें, कि अगर वैलेंस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर 4 है तो क्या करने की कोशिश करेगा, शेयरिंग। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 7 है, तो फिर उसके अंदर क्या ट्रेंड आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो बच्चों, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम में से निकल के चला जा रहा है, यानी एक नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जा रहा है। या अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जा रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वल तादाद में भी होते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए न्यूट्रलाइज करने वाला नेगेटिव पार्टिकल मौजूद नहीं है, वो चला गया है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, स्टेबल होने के लिए। इसलिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा, और अंदर वाला जो ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब अगर मैं क्लोरीन का एटम ड्रॉ करूं तो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन जो है वो कितने होते हैं, 17। न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं 18। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। सेकंड ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों के दरमियान आइडियल सिचुएशन है कि ये स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, और क्लोरीन स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों का एसोसिएशन होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव पार्टिकल है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, सोडियम के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर। जब वैलेंस ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी कि सोडियम जो है प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, फर्स्ट ऑर्बिट जिसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट जिसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सोडियम का एटम था ये एटम नहीं कहलाएगा बल्कि आयन कहलाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है। अब इसका वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट है। लेकिन अब इसके ऊपर क्या चेंज आया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आया इसको अंडरस्टैंड करो कि एक नेगेटिव पार्टिकल चला गया था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। एक नेगेटिव पार्टिकल चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला नेगेटिव पार्टिकल चला गया तो 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर शो हो रहा है। अच्छा, क्लोरीन के साथ क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब कोई भी ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और पॉजिटिव चार्ज ले ले या नेगेटिव चार्ज ले ले तो अब हम इसको एटम नहीं कहेंगे बल्कि अब हम इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, एटम इसलिए ये सब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएशन कि दे वांट टू बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहते हैं वो। और स्टेबल कैसे होंगे, जब उनका वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट होगा। कंप्लीट कब होगा, जब उनके वैलेंस ऑर्बिट में एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 हो। तो उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। आगे हम शेयरिंग की एग्जाम्पल भी अभी देखने वाले हैं। तो ठीक है, अब
ये जो यहाँ पे स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी को ना दिया है ना भी लिया है, ये कौन सी स्टेट कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम, ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन। लेकिन अब ये आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो दोनों को टाइटली बाइंड कर देती है, पॉजिटिव पार्टिकल को और नेगेटिव पार्टिकल को। तो अब यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी जो दोनों को बाइंड कर देगी और एक यूनिट बन जाएगा एटम्स का, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही आम नमक जो हम खाते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl। तो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुई है एटम्स ने एक दूसरे के साथ जो एसोसिएशन की है, कैसे की है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से की है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप? जो लूज करने वाला एटम है वो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम है वो क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद एटम्स का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा एटम्स का, ये जो है ये कैसे बना है? ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना जिसमें चेंज आया कि सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ गैस, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे तो एक सॉलिड बना रहे हैं जो कि ना सोडियम की प्रॉपर्टीज रखता है ना क्लोरीन की। चेंज आ रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। अब कंपाउंड कैसे बन रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी यूनिट बनता है तो हम उसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट। याद रखना है आपको कि हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, हम नहीं कहेंगे इसको मॉलिक्यूल, हम इसको क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट। तो कंपोजिशन डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट जो है एटम्स का, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मॉलिक्यूल है, और एटम्स का कौन सा कॉम्बिनेशन है जो फॉर्मूला यूनिट है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है वो क्या कहलाता है? फॉर्मूला यूनिट कहलाता है। और फॉर्मूला यूनिट का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको फॉर्मूला मास कहते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड का मास निकालें तो बच्चों सोडियम का जो मास है वो कितना होता है? 23। आप सबको पता ही है कि एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और सोडियम के एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11 प्रोटॉन्स। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर? 12 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है? 35.5। अब इसका अगर हम सम निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.5। और 58.5 जो हमारे पास आया है, हम इसको कौन सा मास कहेंगे? हम इसको कहेंगे फॉर्मूला मास। अच्छा, हम इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते, इसलिए कि ये जो बना था यूनिट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट इज द फॉर्मूला यूनिट। क्या है? ये फॉर्मूला यूनिट है। और इसका मास क्या कहलाएगा? फॉर्मूला मास कहलाएगा। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl 58.5। 58.5 यूनिट क्या होता है इसका? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला मास? द सम of all atoms, the sum of the atomic masses of all atoms present in a formula unit is called the formula mass। एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका जो टोटल एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फॉर्मूला मास कहलाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो
अब सवाल ये आता है हमारे पास कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जब एटम एक दूसरे के साथ इस तरह से एसोसिएशन करे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास H2। अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों मॉलिक्यूल्स हैं? इसलिए मॉलिक्यूल्स हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है H2। हाइड्रोजन के पास अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही ऑर्बिट है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट जो K ऑर्बिट के शेल कहलाता है, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल के किसी को दे देगा तो क्या अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहेगा? नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का रुझान नहीं रखता। अब हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, हाइड्रोजन के दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों किस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं? ये दोनों किस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में ले आएंगे, उसका पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो पेयर है इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा और इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले के जरिए कि डॉट से शो कर रहे हैं हम हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। अब ये पेयर जो है इसके साथ भी रिवॉल्व करता है, इसके साथ भी। अब यहाँ पे कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। दोनों जो एटम है वो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि शेयरिंग हो रही है। तो अगर एटम्स कंबाइन हो रहे, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से H2O, अगर H2O की एग्जाम्पल भी देखें तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8। अगर देखें तो K इक्वल टू 2, L इक्वल टू 6 ऑक्सीजन। अब इसके ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि बैलेंस ऑर्बिट में है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऑक्सीजन का एटम, उसके बैलेंस ऑर्बिट में मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कॉम्बिनेशन बनेगा H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इस मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकाल लेते हैं, इसके अंदर टोटल जितने भी एटम हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और फॉर्मूला यूनिट के मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पे कितने एटम है, 2 हैं, तो 2। ऑक्सीजन का 16, 18 AMU। What is this? This is the molecular mass of water. What is the difference between a formula mass and a molecular mass? The sum of the atomic masses of all atoms present in a formula unit is called the formula mass, and sum of the atomic masses of all atoms present in a molecule is called the molecular mass. और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फॉर्मूला यूनिट कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है।